इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स फर्जी हैं और इनका किसी भी असली घटना से कोई ताल्लुक नहीं। मुक़द्दस इंजील में लिखा है कि एक दिन हजरत यसू मसीह बाजार से गुजर रहे थे। देखा कि कुछ लोग एक औरत को पत्थर मार रहे हैं। उन्होंने वजह पूछी। लोगों ने जवाब दिया, ये गुनाहगार है, हम इसे मार डालेंगे। यसू मसीह ने फरमाया कि ये ठीक है, मगर पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो। तमाम हाथ रुक गए। हजरत ने फरमाया कि गुनाहगार की सबसे बड़ी सजा सिर्फ उसका पछतावा और निदामत के आंसू हैं। गुनाहों का दिया था हक, तो पछताने का हक भी दे। मुझे अपने किए पर आप शर्माने का हक भी दे। जो ठोकर खा चुका हो, उसको ठुकराने से क्या हासिल। अगर गिरने का हक था फिर संभल जाने का हक भी दे। रूह खत्म हो गई, दिल तबाह हो गया। दूसरे से रोक ले, एक गुनाह हो गया। रूह खत्म हो गई, दिल तबाह हो गया। दूसरे से रोक ले, एक गुनाह हो गया। रास्ते न बंद कर, एक गुनाहगार की
एक गुनाह हो गया, रूह खत्म हो गई। तारीकी में जिंदगी का सहारा सिर्फ गुजरी हुई कुछ अनमोल घड़ियां होती हैं जो इंसान याद करके जिंदा रहता है। वक्त आदमी को कहां से कहां ले जाता है। अजीब से दिन थे जब मैं नीना से मिला, दिल को खुदा हाफिज कहा और हम दोनों कश्मीर गए। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज।
नूरजहां और जहांगीर की मोहब्बत को हंसी में ना उड़ा, कहीं दोहरा ना दे कोई इसी अफसाने को। ये निशात बाग शायद इसी दिन के लिए बनाया गया था कि इसकी भड़कती हुई चिंगारियों में परवाने आते रहें और चलते रहें। सुना करते थे कि शम्मा परवाने को जलाती है। आज समझ में नहीं आता कि शम्मा जला रही है या परवाना। पढ़ सको तो पढ़ लो, कौन किसको जला रहा है। जलाए शम्मा को परवाना, ये किस्मत कहाँ मेरी। चमन के पत्ते पत्ते पर लिखी है दास्तां मेरी। जानती हो, ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल के 2 बेजान जिस्म दफन हैं, लेकिन शालीमार बाग में आज भी 2 रूहें भटकती हुई नजर आती हैं। किसी ने उन रूहों से सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन रूहों ने जवाब दिया, किसी पे मरने वाले कूचाए कातिल में रहते हैं, मोहब्बत नाम है, हम माशुकों के दिल में रहते हैं। ये चश्मा शाही नूरजहां एक दिन जहांगीर से पूछने लगी कि आधा काला और आधा सफेद मोती किसने देखा है। जहांगीर ने कहा, मैंने देखा है। नूरजहां ने पूछा होगा, कहाँ? हाँ, और जहांगीर ने जवाब दिया कि ये आंसू हसीनों की आंख से टपका हुआ वो मोती होता है जो काजल लगाते वक्त आंखों से बेताबी से बाहर आ जाता है। फिर नूरजहां ने क्या जवाब दिया? नूरजहां ने जहांगीर का मुंह चूम लिया। मुंह बढ़ाऊं? भगवान, नीना से कह दो कि मेरी बन जाए। भगवान, अनिल से कह दो कि मैं उसकी बनना चाहती हूँ। भगवान, हमें उम्मीद है कि तुमको ये जोड़ी बहुत पसंद आई। जाने जा, पास आओ, आओ ना। क्या कहा? सोच लो, ये हवाएं क्या कहेंगी, ये नजारे क्या कहेंगे। 2 जवान दिल मगर दूर दूर जल रहे हैं अपनी अपनी आग में। आओ ना। हवा को देखो, नजारों को देखो, जो
जाने बहार, जाने जिगर, रक्स की इन चंचल लहरों में क्यों ना हम दोनों बह जाएं। चिल्लाने दो इन साजों को, हम चुपके से कुछ कह जाएं। और जरा जो पास आ जाओ, घुलती मिलती इन सांसों की खुशबू जीवन ज्योत बनेगी। प्रीत हंसेगी, है ना? ये सांसों की खुशबू, ये बातों का जादू, ये साजिश है हालात की। ये नगमों की बारिश, ये साजों की हलचल है बस एक ही रात की। ये खामोशी, ये आधी रात, चांद की आंखें बोझल बोझल, ऐसे में क्यों ना हम दोनों चलते जाएं, बढ़ते जाएं, और जहां आकाश जमीन से मिल जाए, दम तोड़ दें हम दोनों। सुबह सवेरे कोई फरिश्ता सैर को आए, देखे दो ठंडी लाशों को, और शबनम के कतरे चुनकर उनको एक कफन पहना दे। मेरा इस सफर में ये पहला कदम है, चलूंगी जिधर ले चलो। न राहों से वाकिफ, न मालूम मंजिल, मैं हूँ बेखबर, ले चलो। मैं हूँ बेखबर, ले चलो। मैं हूँ बेखबर, ले चलो। मिस्टर अनिल साहनी, आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं। अनिल, जब मैंने कोई कसूर किया है तो अपने आप को बड़े से बड़ी सजा दी है, लेकिन मेरे कदम सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं भटके। धर्म को सच्चाई की जरूरत है, कानून को इंसाफ की जरूरत है, लेकिन आज एक बाप को अपने बेटे की जरूरत है। लेकिन डैडी, खून मेरे हाथ से तो नहीं हुआ। रात करीब 10 बजे जब मैं गुस्से में घर से निकला था, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मैंने तुम्हें कई बार कह दिया है कि मेरे जाती मामलात में दखल नहीं दोगी, ये मुझे गवारा नहीं। अशोक, क्या तुमने मुझे पत्थर की मूर्ति समझ रखा है? खामोशी से तुम्हारी अच्छी बुरी बातें सुनती रहूं और कुछ न कह सकूं। क्या तुम इसी तरह मेरे सीने पर मूंग दलते रहोगे? अब मूंग की किस्मत में दलना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे वो किसी के सीने पे दले जाए या किसी चक्की में। तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। देखो भाई, ये वादा वफा की बात हमारे धर्म में बुरी बात मानी जाती है, बुरा शगुन माना जाता है। वो कौन सी बुरी घड़ी थी
जब तुम्हारी मुलाकात मीना से हुई। बड़ी शुभ घड़ी थी वो तो। शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करके? क्या इसी तरह बर्ताव किया जाता है? शरीफ लड़कियों से मैं ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता, लेकिन मैं उन लड़कियों को शरीफ नहीं समझता जो शादी से पहले। छोट खाए हुए नागिन बड़ी खतरनाक होती है अशोक। एक काफी मंत्र नहीं है। मुझे बहुत से मंत्र याद हैं आशा। ये जहर मुझ पे असर कभी नहीं कर सकता। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बड़े शौक से। हेलो मिस्टर अनिल साहनी, आप तो मिसेस साहनी को मिलने आए होंगे। नीना तो यहाँ पे नहीं है। अशोक कहाँ है? वो तो अपने बेडरूम में शराब पी रहा है और अपनी नीना को याद कर रहा है। अशोक, पुलिस स्टेशन जाओ, मैं तुम्हारे डैडी को खबर करता हूँ। और देखो, उस वक्त तक कोई बयान न देना जब तक डैडी वकील को लेकर पुलिस स्टेशन न पहुंच जाए, हैं? और अच्छा चलो। घबराने की कोई बात नहीं अनिल। मैंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील मिस्टर बीके मुखर्जी को एंगेज किया है। तुम सब कुछ इससे बता देना। विश यू ऑल द लक सन। डैडी, अनिल, बहू तो नीना को मैं जिंदगी भर नहीं मानता, लेकिन आज से ये मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहेगी। कितने दिन हो गए डैडी, आप घर नहीं आए। डैडी डैडी कब आओगे? बोलो ना, बोलो ना डैडी। अनिल कुमार साहनी,
आपके खिलाफ ये इल्जाम है कि आपने नवंबर की 14वीं तारीख को बंबई शहर के अंदर 10 बजे रात को अशोक श्रीवास्तव का खून उनके फ्लैट में घुसकर कर दिया। आप अपना ये कसूर मानते हैं या नहीं? मैं बेकसूर हूं। कोई मुल्जिम अपने आप को मुजरिम नहीं मानता है। योर ऑनर, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जूरी, मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि ये मुकदमा सुनने के बाद आप अपनी फाजिल राय दें कि आया मुल्जिम कसूरवार है या नहीं। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जूरी, कबल इसके कि आप इस मुकदमे को सुने और इस पर अपना फैसला दें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कानून की निगाह में कत्ल दो किस्म के होते हैं। एक वक्ती कत्ल जो कातिल किसी फौरी जज्बे के मातहत करता है, यानी अंडर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, इसकी सजा कम होती है। और दूसरा प्रीमेडिटेटेड, यानी सोच विचार और प्लान करके कत्ल करना, इसकी सजा सजाए मौत है। प्रोसीड मिस्टर खान। थैंक यू योर ऑनर। मेंबरान जूरी, मैं इस मुकदमे में वकील इस्तगासा की हैसियत से मुल्जिम के खिलाफ बहस करूंगा और मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर बुमकेश मुखर्जी, जो कि कलकत्ते से खास तौर पर इस मुकदमे के लिए बुलाए गए हैं और जो कातिलों को छुड़ाने के मामले में माहिर समझे जाते हैं, मुल्जिम की तरफ से उसके बचाव में जिरा करेंगे। थैंक यू मिस्टर अली खान, थैंक यू। योर ऑनर, हमारा और हमारे फाजिल दोस्त का चोली दामन का साथ है। जिंदगी भर ये लोगों को मारते रहेंगे और हम बचाते रहेंगे। खा मुल्जिम गुनहगारी क्यों ना हो, मगर आप जरूर बचाते रहेंगे। चाहे मुल्जिम बेगुनाह क्यों ना हो, आप जरूर मारते रहेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं माफी चाहता हूं। योर ऑनर, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जूरी, ये मुकदमा खून का है। वाकयात निहायत सीधे और साफ है। इन वाकयात से यह साबित होता है कि खून हुआ और जरूर हुआ और अनिल के हाथ से हुआ। अनिल सहानी एक आला दर्जे के कमर्शियल पायलट हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी में हिंदुस्तान की तरफ से खेल भी चुके हैं। किस तरह वो अपनी बीवी की रंगीन मिजाजियों का शिकार बनके अपने दोस्त अशोक श्रीवास्तव के खून पर आमादा हुए। अनिल अशोक के कारमाइकल रोड के फ्लैट में रात को 10 बजे दाखिल हुए और चंद मिनटों के बाद वहां से गोलियां चलने की आवाजें आई। अशोक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और ये आदम और हव्वा के वक्त से इंसानी इंतकाम की पुरानी और वहशियाना दास्तान फिर से दोहराई गई। अब मैं कुछ गवाह पेश करूंगा। सबसे पहले गवाह मेरे केवल कपूर होंगे, जिनके घर से रिवॉल्वर चुराया गया था। श्री केवल कपूर, मुल्जिम अनिल सहानी के दोस्त। मिस्टर केवल कपूर, आप मुल्जिम को कितने अरसे से जानते हैं? जहां तक मेरी मेमोरी का ताल्लुक है, माताजी कहा करती थी कि हम दोनों साथ साथ पैदा हुए। दिवाली के पटाखे छूट रहे थे, वो उधर ट्यू ट्यू करके पैदा हुआ और मैंने इधर डर के जन्म ले लिया। मिस्टर केवल कपूर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अनिल सहानी को कब से जानते हैं? हुजूर, मैंने अर्ज तो किया कि हम साथ साथ पैदा हुए, साथ साथ गोलियां खेली, फिर कॉलेज का मुआयना किया, बाद में हवा में उड़ने लगे। वो बहादुर था, वो पायलट बन गया, मैं डरपोक था, पीठ लगू असिस्टेंट बन गया। अशोक और अनिल सहानी की बीवी के ताल्लुकात के बारे में आप क्या जानते हैं? हम सबका अशोक के यहाँ आना जाना था और करीब करीब हर शाम को क्लब में और घर पे मिला करते थे। क्या मुल्जिम अनिल ने अपनी बीवी और अशोक के ताल्लुकात के बारे में आपसे कभी कोई बातचीत की? आप भी कमाल करते हैं। माफ कीजिएगा, अगर मेरी बीवी और आपकी बीवी के ताल्लुकात मरहूम अशोक से होते तो क्या मैं और आप दोस्तों में इसका ढिंडोरा पीटते? तो फिर क्या करते? चुल्लू भर पानी में डूब मरते। और क्या करते? और अगर चुल्लू भर पानी में न डूबा जाता तो वही करते हैं जो कि अनिल ने किया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोर्ट में गवाह का बयान लिया जा सकता है, उसकी राय नहीं पूछी जाती। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। अच्छा, आप ये बताइए कि 14 नवंबर की रात को क्या हुआ? 14 नवंबर की रात को 11 बजे मैं होटल नटराज में डांस कर रहा था। वहां घबराया हुआ अनिल मेरे पास आया और मुझे बाहर ले गया और कहने लगा कि वो शायद मर गया। मैंने पूछा कि कौन, तो कहने लगा वो कमीना अशोक। और क्या कहा अनिल ने? और उसने कहा कि वो घबराहट के मारे मेरा रिवॉल्वर वहीं छोड़ आया है। मैंने पूछा मेरा रिवॉल्वर, तो
कहने लगा कि हाँ तुम्हारे मकान से ले गया था। जिस वक्त वो आपका रिवॉल्वर ले गए उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त वर्जिश कर रहा था। तो इसका यह मतलब हुआ कि अनिल आपका रिवॉल्वर चुरा के ले गया था? जी हाँ, अनिल मेरा रिवॉल्वर चुरा के ले गया था। योर विटनेस मिस्टर मुखर्जी। थैंक यू मिस्टर खान। मिस्टर केवल कपूर, ये रिवॉल्वर आप कहाँ रखते थे? मेरे कमरे में हनुमान जी की एक लाइफ साइज तस्वीर है। मैं उसके पीछे अपना रिवॉल्वर छिपा के रखता था। हनुमान जी की तस्वीर के पीछे? जी हाँ, हनुमान जी की तस्वीर के पीछे रिवॉल्वर रखना कोई जुर्म है? तो आप शायद हनुमान जी के पुजारी हैं। जी हाँ, पूछे क्यों? क्यों? मेरा धर्म है कि जो राम के सिलसिले में रावण के चीथड़े उड़ा सकता है वो मुझे बड़ी से बड़ी मुसीबत में जरूर बचा सकता है। मिस्टर केवल कपूर, एक बात का जवाब दीजिए। जिस वक्त हनुमान जी ने रावण पर गोली चलाई। गोली? ये आप क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? गोली वोली उस जमाने में कहाँ थी? उस समय तो तीरों तलवार होते थे। तो फिर आजकल के कानून के मुताबिक क्या आपको नहीं मालूम कि रिवॉल्वर हनुमान जी की तस्वीर के पीछे नहीं रखी जाती बल्कि अपनी हिफाजत में रखी जाती है? मेरा ख्याल था कि रिवॉल्वर हनुमान जी से ज्यादा किसी और के पास महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि जितनी सेंस ऑफ ड्यूटी हनुमान जी में थी वो आज तक मैंने किसी में नहीं देखी। आप रामायण पढ़ के देखिए। जरूर पढ़ के देखूंगा, लेकिन जब आपने रिवॉल्वर की ड्यूटी हनुमान जी को सौंप दी थी तो फिर आपको डर किस बात का था? मेरा मतलब है कि शायद आप ताकत बढ़ाने के लिए वर्जिश करते हैं। जी हाँ, आप रामायण पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि हनुमान जी वर्जिश के देवता हैं, इसलिए सब अखाड़ों में हनुमान जी की तस्वीर रहती है। और उनकी तस्वीर के सामने सब अखाड़े वाले वर्जिश करते हैं। जी हाँ, और चिल्लाते हैं जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। तो उस दिन भी आप हनुमान जी की तस्वीर के सामने वर्जिश कर रहे थे और कह रहे थे वो जय बजरंग बली तोड़ क्या दुश्मन की नलियां? जी हाँ, तस्वीर के सामने वर्जिश कर रहा था और चिल्ला रहा था जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। योर ऑनर, मेंबरान जूरी, मिस्टर केवल कपूर हनुमान जी की तस्वीर के सामने चिल्ला रहे थे जय बजरंग बली, और उनके आंखों के सामने से मिस्टर अनिल साहनी ने रिवॉल्वर चुरा लिया और इन्होंने देखा तक नहीं। जय बजरंग बली। श्री राम सिंह, अशोक श्रीवास्तव के बावर्ची। तुम्हारा नाम राम सिंह है? हाँ साहब, मेरा नाम राम सिंह, मेरे बाप का नाम जी सिंह, मेरे दादा का नाम अजीत सिंह साहब। बस 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 बस। तुम कहाँ के रहने वाले हो? नैनीताल का साहब। अशोक साहब के यहाँ तुम क्या काम करते थे? खाना बनाने का साहब। अच्छा राम सिंह, अब तुम सब लोगों को बता दो कि 14 नवंबर की रात को क्या हुआ। हम किचन में बैठा हुआ था, साहब ने हमको पुकारा, हम गया, हमको बोला बादाम और काजू तल के लाओ। हम बादाम और काजू तलने के लिए गया कि एक 2-3 गोली का आवाज सुना। हम काजू और बादाम को वहीं छोड़ के सीधा भाग के साहब के रूम में गया, देखा हमारा साहब गोली खा चुका है और ये साहब निकल के जा रहा था। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू मिस्टर खान। राम सिंह, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारा साहब रोज शाम को काजू और बादाम तलवा के खाता। हाँ साहब। चाय के साथ या कॉफी के साथ? चाय और कॉफी नहीं पीता था साहब, वो तो विस्की पीता था। हाँ, विस्की अकेले पीता था? अकेले नहीं साहब, मेम साहब लोग के साथ में पीता था। ऐसी। राम सिंह, तुमको उन मेम साहब लोगों का नाम मालूम है? मेम साहब लोग का नाम तो नहीं मालूम है साहब, लेकिन मेम साहब लोग जो खाता था ना खाना, उसका नाम मालूम है। वेरी गुड। क्या खाना बनाते थे तुम? क्रिश्चियन छोकरी लोग आता था ना तो हैम और टर्की बनाता था, और हिंदू छोकरी लोग आता था ना साहब पालक का भाजी और वेजिटेबल बनाता था, और मुसलमान छोकरी लोग आता था ना साहब तो चिकन और मटन बनाता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर मुखर्जी मुलजिम के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं या अपने लिए बावर्ची की तलाश? मिस्टर मुखर्जी, आप गवाह से वही सवाल पूछ सकते हैं जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखता हो। ताल्लुक ये है ऑनर कि अशोक श्रीवास्तव का खास इंटरेस्ट, जैसा कि अभी राम सिंह ने कहा, सिर्फ मेम साहब से था, और इस मुकदमे में इस बात का गहरा संबंध है। प्रोसीड मिस्टर मुखर्जी। थैंक यू सर। राम सिंह, जब तुम्हारा साहब मेम साहबान से बातें करते हैं उस वक्त तुम काजू और बादाम तलते रहते थे? हमारा भी एक छोकरी है साहब, बहुत अच्छी छोकरी है साहब, हम उसके साथ शादी बनाने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है राम सिंह, अगर तुम्हारे साहब का भी यही ख्याल होता तो शायद उनका खून नहीं होता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मरहूम अशोक श्रीवास्तव की चाल चलन पर तोहमत लगाई जा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। राम सिंह, जिस रात तुम्हारे साहब का खून हुआ उस रात तुम्हारे साथ वही छोकरी थी, जरा याद करो। हाँ साहब, हमको याद आया, बारिश बहुत हो रहा था साहब, बादल भी बहुत गरज रहा था साहब, बिजली भी चमक रहा था, हम दोनों बहुत डर गया था साहब।
और तुम्हारे साहब के साथ कोई थी? आशा मैम साहब। तुमने देखा? जब हम काजू लेके जा रहा था तो हमारे साहब और मैम साहब दोनों झगड़ा कर रहा था। हमारा साहब बोला गेट आउट, हमारा मैम साहब बोला शट अप। हम तो डर गया था साहब, वापस अपना किचन में आ गया। एक पैक अपना छोकरी को पिलाया, एक पैक हम खुद पिया। के बाद छोकरी को पीछे के दरवाजे से भगा दिया। उसके बाद गोली का आवाज आया साहब। राम सिंह, अभी अभी तुमने कहा कि बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो वो आवाज तुमने सुनी, वो गोली की आवाज थी या बादल और बिजली की आवाज थी? वो भी था साहब, लेकिन गोली का भी आवाज था साहब। लेकिन इतनी आवाजों में तुमने गोली की आवाज कैसे सुन ली? सुन ली साहब, क्योंकि उस वक्त शायद बादल और बिजली की आवाज बंद हो गई थी। हाँ हाँ साहब, ताकि तुम गोली की आवाज साफ सुन सको। हाँ साहब। नहीं साहब, हो गया होगा साहब, इत्तेफाक का बात है। बहुत अच्छे राम सिंह, इत्तेफाक का बात है। योर ऑनर, मेंबरान जूरी, ये इत्तेफाक है। मिस्टर अली खान, ये सब इत्तेफाक है। कुमारी आशा देवी। खून की रात को आप कहाँ थी मिस आशा देवी? जी मैं अशोक के फ्लैट में थी। वहाँ क्या कर रही थी? वो मेरा मंगेतर था, उससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं अक्सर उसके यहाँ आती जाती थी। उस रात भी गई थी। फिर उस रात को क्या हुआ? जब मैं वहां से आ रही थी तो मिस्टर अनिल बड़े गुस्से से दाखिल हुए। उनके हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने उनसे वजह पूछना चाही तो कहने लगे अशोक को मैं जान से मार दूंगा। मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो किसी तरह न माने और अशोक के बेडरूम में घुस गए। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद कुछ गोलियों की आवाज आई। दरवाजा खुला और मिस्टर अनिल तेज तेज बाहर चले गए। फिर आप कमरे में वापस गईं और अशोक की लाश देखी? चूंकि बिल्डिंग और फ्लैट में अंधेरा था, मैंने थोड़ी देर के बाद अशोक को मरा हुआ पाया। नजदीक ही अनिल का रिवॉल्वर भी पड़ा हुआ था। थैंक यू मिस्टर खान। आशा देवी, आप अशोक श्रीवास्तव को कब से जानती हैं? तकरीबन 3 साल से। आपसे उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई? सीसीआई में न्यू ईयर ईव डांस था, मैं भी वहां गई थी। अशोक ने डांस के लिए मुझे इनवाइट किया और मैं राजी हो गई। डांस खत्म होने पर उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और आने के लिए कहा। और आप वहां गई? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत जोर देकर आने के लिए कहा था। आशा देवी, क्या आप पहली इनविटेशन में, मेरा मतलब इतनी आसानी से दूसरों घर चली जाया करती हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर अशोक श्रीवास्तव में ऐसा कौन सा जादू था कि आप उसके घर चली गई? क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो आपको बहुत रईस लगा। ये गलत है। ये सही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आशा देवी, मान लिया कि आप अशोक श्रीवास्तव के यहाँ इसलिए नहीं गई कि वो रईस आदमी था, बल्कि इसलिए गई कि वो आदमी आपको बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि वो अच्छा आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि आपने एक ही मुलाकात में कैसे समझ लिया कि वो अच्छा आदमी? इतना दिमाग तो भगवान ने हर इंसान को दिया है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सके। यही मैं भी सोच रहा था आशा देवी कि 10 मिनट की मुलाकात में आप इंसान की अच्छाई बुराई का पता लगा लेती हैं, लेकिन ताज्जुब है 4 महीने की मुलाकात में भी आप उस औरत को नहीं समझ सकी जिसने आपको दगा देकर आपके होने वाले शौहर को आपसे छीन लिया। इसलिए कि वो शादीशुदा औरत थी और मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि वो पराय मर्द पर कभी नजर नहीं उठाएगी। आशा देवी, आप साफ क्यों नहीं कहती कि मिसेस नीना साहनी, माफ कीजिए, आपसे ज्यादा खूबसूरत है? खूबसूरत? मैं मिस बॉम्बे रह चुकी। वो तो अशोक ही ऐसा था, हर नई औरत की तरफ झुक जाता था। और आप इस सिलसिले में, माफ कीजिए, शायद पुरानी हो चुकी थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आशा देवी, मान लिया वो आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, ना आप ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, फिर भी आपने ये देखा कि अशोक श्रीवास्तव मिसेस नीना साहनी की तरफ झुक चुका था। जी हाँ, वो दोनों मुझसे छिप छिप कर मिला करते थे। जब मुझसे ये बात बर्दाश्त न हो सकी तो मैंने अशोक को बुरा भला कहा। अशोक पर इसका असर बुरा पड़ा। गुस्से में आकर उसने मेरी मंगनी तोड़नी चाहिए, लेकिन मैं न मानी। क्यों न मानी? आपने रिश्ता क्यों न तोड़ दिया? आखिर वो क्या वजह थी कि आप उसका पीछा न छोड़ सकी? जेलसी, रश्क, हसद? जी नहीं। फिर क्या वजह? अशोक से मुझे मोहब्बत थी, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी या तो मेरा बने या किसी का नहीं। I see.
आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर मुखर्जी को ऐसे सवालात करने का कोई हक नहीं है जिनका कि इस मुकदमे से कोई ताल्लुक ना हो, और एक दिल शिकस्ता लड़की के जख्मों पर नमक छिड़के। आई एम सॉरी योर ऑनर, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना मेरे लिए गुनाह है, लेकिन एक बेगुनाह के गर्दन फांसी पर लटका देना मेरे फाजिल दोस्त के लिए बड़े पुण्य का काम। खैर आशा देवी, जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि अशोक श्रीवास्तव से आपकी ऐसी मोहब्बत थी कि आप उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए हर रात उसके फ्लैट में जाया करती थी। मेरे कहने का मकसद है, आप दोनों की मोहब्बत कैसी थी? प्लेटोनिक लव, पाक मोहब्बत या कैसी थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त को इस किस्म के सवालात करने के लिए शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है मिस्टर अली खान। रात की बात इलाही तौबा, आप सुनिएगा तो शर्माइएगा। आपने ठीक कहा था मिस्टर अली खान, रात गई बात गई। सिर्फ एक बात, मिस आशा देवी, आप आखिरी इंसान हैं जिन्होंने अशोक श्रीवास्तव को उस रात जिंदा देखा। क्या आप बता सकती हैं? मिस्टर मुखर्जी, आखिरी इंसान जिसने अशोक को जिंदा देखा वो मैं नहीं, मिस्टर अनिल हैं। ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी। मेरा मतलब है कि आप वो पहली औरत हैं जिन्होंने अशोक श्रीवास्तव की लाश को देखा। जी मैं नहीं, मिस्टर अनिल पहले मर्द हैं जिन्होंने अशोक की लाश को देखा। एनी मोर क्वेश्चंस मिस्टर मुखर्जी? नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। आशा देवी, आशा देवी, अदालत में आप काफी तैयार होकर आए थे। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। आपके लिए डिनर की तैयारी करूं? वो दिन भी आ जाएगा आशा देवी, आज मैं तैयार नहीं हूँ। आपकी मर्जी। बाय बाय। बाय बाय। डॉक्टर R.N. देसाई। मैं तस्दीक करता हूं कि अशोक श्रीवास्तव के कनपटी पे गोली लगी और उसी से उनकी मौत हुई। श्री S. जौहर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। मैं तस्दीक करता हूं कि रिवॉल्वर पर मुलजिम की उंगलियों के निशान मौजूद थे। मम्मी, डैडी ने अशोक अंकल को गोली क्यों मार दी? स्कूल के लड़के कहते हैं कि वो मम्मी को प्यार करते थे। मैं भी तो मम्मी को प्यार करती हूँ। डैडी को तो ये बात अच्छी लगती है। मैं भी तो मम्मी को प्यार करता हूँ। क्यों मम्मी? डैडी तो मुझे कुछ नहीं कहते। दुनिया का क्या बिगड़ जाता अगर मैं भी तुम दोनों की तरफ बच्ची रहती। राय बहादुर ज्ञानचंद साहनी, मुलजिम अनिल साहनी के पिताजी। तो राय बहादुर साहब, क्या ये सच है कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई? जी हाँ, लेकिन हर बाप अपनी बेटे की हर अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार होता है। तो गोया एक बाप अपनी जिम्मेदारी के सिलसिले में ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह अपने बेटे की जान बचे। मेरे फाजिल दोस्त, जब आप किसी बाप के इकलौते बेटे को फांसी पर लटकाने की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है अगर वो बाप अपने बेटे को बचाने की कोशिश करे? श्रीमती नीना साहनी, मुलजिम अनिल साहनी की धर्मपत्नी। मिसेस साहनी, आपकी शादी हुए कितने साल हुए? 7 साल। ये लव मैरिज है? जी हाँ, लव मैरिज। इन 7 सालों में कभी भी आपके शौहर ने आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका दिया? जी नहीं। आपको फ्रांस छोड़कर हिंदुस्तान आने पर कुछ अफसोस तो नहीं हुआ? जी नहीं, क्योंकि मेरे डैडी हिंदुस्तानी थे और मुझे अपने डैडी से बहुत प्यार था। इसलिए मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि भगवान करे मुझे भी पति हिंदुस्तानी ही मिले। मिसेस साहनी, अशोक श्रीवास्तव को आप कब से जानती हैं? करीब 1 साल से। अशोक अनिल के गहरे दोस्त थे। वो अनिल से बरसों पहले मिल चुके थे और बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे। साल भर पहले वापस आए और मुझसे मुलाकात हुई। अशोक श्रीवास्तव से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? अशोक ही के मकान पर। जब दूसरे दिन सुबह अनिल 4 महीने के लिए बाहर जा रहे थे और अशोक ने उनके ऑनर में पार्टी दी थी। जहां तक मेरी याद का ताल्लुक है, मैंने हिंदुस्तान में पहली बार शराब उसी पार्टी में पी, और वो भी मजबूर होकर।
क्योंकि अशोक के साथ साथ अनिल भी जोर दे रहे थे कि उनके दोस्त का दिल न टूटे। ये तो मनाने वाले पर है, मना सको तो मना लो। अनिल डार्लिंग, आज की रात बड़ी कीमती रात है। कल तो मैं जा रहा हूँ 4 महीने के लिए। 4 महीने? यानी 120 दिन। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ मिसेस सहनी, अपने दोस्त की खुशी के लिए मैं आपसे पीने की भीख मांगता हूँ। दम भर की जो सोबत है गनीमत से जानो। फिर कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। लीजिए लीजिए, इतना पीजिए कि हर घूंट अनिल को दुआएं। अशोक, नीना और बच्चों का ख्याल रखना। प्लीज लुक आफ्टर देम। ये भी कोई बात है? महसूस भी ना होने दूंगा कि 4 महीने कब गुजरे, किस तरह गुजरे, क्यों कर गुजरे। बाय नीना। बाय 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 बाय। हमारे धर्म में ये शुगुन बुरा समझा जाता है कि पति जा रहा हो और मोहब्बत करने वाले रो रहे हो। प्यार दिल में होता है, आंखों में नहीं। प्यार और मोहब्बत के बड़े नाजुक रास्ते हैं जहां संभल संभल कर चलने की जरूरत होती है। अब एक ट्रिक और देखिए। खूबसूरती पर जुल्म जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइए हाथ। कुत्ता अगर के आकर खोल दे हाथ, जब कशिश पे पनाह होती है। आइए बैठी बैठी।
रह जाएगा वो जल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमान मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, चलना संभल। आप कल क्या कर रही हैं? कल तो मैं जरा शॉपिंग को निकल रही हूँ। अकेली? अनिल तो बाहर गए हैं। औरत का अकेले शॉपिंग करना गुनाह है, और कम से कम मैं ये गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटर लेकर हाजिर हूँगा, मगर एक शर्त पर। फरमाइए। दोनों बच्चों को साथ लेना होगा। कौन है? आप? कुछ शक है आपको? इतनी रात गए? रात जब ढल जाती है तो और खूबसूरत बन जाती है, और पिछली रात की हसीन घड़ियों में सोना कम से कम हमारे धर्म में तो गुनाह समझा जाता है। आपका क्या ख्याल है? आप घबरा क्यों रही? एक जरा पाइप जला लूं, जरा होश में आऊं तो कहूं। मैं एक जरूरी काम से आया था। मुझसे? आपसे? जी हाँ, मेरा ख्याल है आप ही से। आप कभी कभी जरूरी चीजें भूल जाया करती हैं। सुबह बच्चे आपसे जिद करते, आप अफसोस करती और निदामत मुझे होती। देखिए ना, आपने कितने प्यासे बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदे थे और मेरी गाड़ी में भूल आई। ये देखिए। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। तकलीफ की माफी चाहता हूँ। तकलीफ तो आपको हुई। अजी नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं तो चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे हमेशा ऐसी ही तकलीफ देती रहें। और अगर आप गुड नाइट। गुड नाइट।
नाजुक सी शिकन ये बता रही है कि आपको कोई खास ख्याल यूं सता रहा है जैसे परदेश में किसी को भूले हुए सनम याद आ रहे हो। आज दो यादें साथ साथ आ रही हैं। दो यादें? कौन कौन सी यादें सता रही हैं आपको? एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। खूबसूरत सा शेर है, इसका पहला मिसरा मैं भूल रहा हूँ। जरूर शायद इसका पहला मिसरा यूं है, वक्त दो ही मुझ पे गुजरे हैं ये सारी उम्र में। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। शुक्रिया। जी हाँ, अनिल के आने में काफी दिन है। शादी की एनिवर्सरी भी करीब है और अनिल की बर्थडे भी पड़ती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो। मेरी तरफ से दो मुबारकबादें कबूल फरमाइए। थैंक यू। आपके लिए तो ये खुशी का मौका बार बार आता रहेगा, लेकिन मुझे शायद ये खुशनसीबी फिर कभी हासिल न हो। इजाजत दीजिए तो पार्टी का इंतजाम बड़ी खुशनखूबी से अंजाम दूंगा। लेकिन मेरे तो यहाँ इतने जानने वाले नहीं हैं। यही तो अफसोस है कि आपने मुझे पहचाना नहीं और ना आप अपने आप को पहचानती हैं। हुक्म दीजिए तो हजारों जानने वाले आपके कदमों पे निछावर कर दूं। जिंदगी में इंसान को एक खुशी भी मिल जाए तो वो अपनी किस्मत पे नाज करता है, मगर आज खुशकिस्मती से दो हसीन खुशियां साथ साथ आई। अनिल की बर्थडे और आपकी शादी की सालगिरह। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैन। थैंक यू। है, लीजिए ना। आज के बाद ये पियानो तो अपनी किस्मत पर नाज करेगा ही, मगर मैं सिफारिश करने आया हूं इस प्यासे सागर की जिसके होंठ आपके होंठों से मिलने के लिए मचल रहे हैं। ये क्या है अशोक? शुभ दिन ये नहीं पूछा करते, बशगुनी होती है। But I don't drink. उफ़ो, तौबा कीजिए। आप और ड्रिंक? शराब को शराब पेश करना गुनाह है मैडम। अशोक, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इतना रंगीन गुनाह नहीं कर सकता। लीजिए, लीजिए ना, लीजिए। ओह, here's to Anil. लीजिए, to his very happy birthday. यूं पीजिए कि हर घोंट अनिल को दुआएं दे।
लगी, देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। मुझको बुला रहा है क्यों, देखो वो कोई दूर से, बढ़ने लगे मेरे कदम, जिसकी तरफ गुरूर से। मुझको बुला रहा है क्यों, देखो वो कोई दूर से,
पोस्टमैन मेम साहब। नीना, ये रात हमारी जिंदगी की हसीन यादगार है। काश मैं तुम्हारे साथ होता, मगर दूर रह भी कैसे सकती हो, तुम तो दिल में समा चुकी हो। ये रात मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। अशोक से ज्यादा भरोसे का दोस्त और कौन हो सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस फरेबी दुनिया में इंसान को किसी पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। आपका मतलब इस दुनिया में अशोक श्रीवास्तव जैसे फरेबी इंसान पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। योर विटनेस मिस्टर खान। थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। मिस साहनी, आप कितने अरसे तक पेरिस में रहे? 20 साल। वहाँ पैदा हुई, वहाँ पली बड़ी। तो जाहिर है कि आपकी तालीम भी वहीं हुई होगी। जी हाँ। मिसेस साहनी, क्या यह सही है कि पेरिस में स्कूल के जमाने से ही लड़कियां सड़कों और बागों में प्यार और मोहब्बत के खेल खेलना शुरू कर देती? आम तो नहीं, बड़ी खास चीज है। या तो बड़े क्लब में रईस लोग जाते हैं, या यहाँ वहाँ से आए हुए दूसरे मुल्कों के टूरिस्ट आपको मिलेंगे, जहाँ आम लोग तो जा ही नहीं सकते। तो क्या ये सही है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, तौर तरीके हम हिंदुस्तानी लोगों से अलग हैं? जी हाँ, और होना भी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों ना होना चाहिए। वहाँ एक औरत किसी गैर मर्द के साथ बैठकर सिगरेट और शराब भी पी सकती है, और अगर अपने शौहर से उसका दिल भर जाए तो किसी गैर मर्द के साथ बैठ के अपना दिल भी बहला सकती है, और अगर उससे भी ज्यादा बोर हो जाए तो अपने शौहर को तलाक दे सकती है। गर्जे के वहां ये कोई चीजें ऐब नहीं समझी जाती। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी बंदिशें हमारे यहाँ हैं उतनी वहां नहीं। क्यों? जी हाँ, वहाँ की और यहाँ की जिंदगी में बहुत फर्क है। आपको कौन सी जिंदगी पसंद है? शायद आपने सुना नहीं मिसेस साहनी, मैं पूछ रहा हूं कि आपको कौन सी जिंदगी पसंद है? आपकी खामोशी से साफ जाहिर है कि जिस औरत ने अपनी जिंदगी के 20 साल पेरिस की शामों में गुजारे हैं, वो एक हिंदुस्तानी शौहर के साथ किस तरह खुशी की जिंदगी बसर कर सकती है। आपने अपने बयान में कहा है कि अनिल के घराजरी में अशोक के साथ आप शाम को डांसों और क्लबों में जाया करती थी। मैं यकीन के साथ ये भी कह सकता हूं कि शराबखोरी में भी आप उसकी शरीक रहा करते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर शाह ने अपने बयान में कह चुके कि उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में शराब पी, और वो भी अशोक श्रीवास्तव के मजबूर करने पर। मिस्टर मुखर्जी, आप ऐसे सवालात पर एतराज नहीं कर सकते जिनका ताल्लुक इस मुकदमे से है। प्रोसीड मिस्टर खान। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस साहनी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में, जो कि आपके घर में हुई, अशोक को यह मालूम होते हुए भी कि आप शराब नहीं पीती हैं, क्या आपको उसने जबरदस्ती शराब पिलाई? जी हाँ। तो आपका मतलब है कि आपको रस्सी से बांधकर या किसी और तरीके से बेबस करके आपका मुंह खोलकर जबरदस्ती आपके हलक में शराब उंडेल दी? ये मैंने नहीं कहा। तो जबरदस्ती से आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे पीना ही पड़ी। मिसेस साहनी, वो जाम जिसमें से कि आपने शराब पी, वो कौन थामे हुआ था? मैं। और मिसेस साहनी, वो जाम आपके लबों तक किसके हाथ ले गए? मेरे। और आपके हलक के नीचे शराब किसने उतारी? मैंने। तो फिर इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? मेरा मतलब है उसने मुझे जिद करके पिलाई। ओहो, तो आप जिद और जबरदस्ती दोनों लफ्जों के एक ही मायने समझती हैं। क्या मिस्टर मुखर्जी बता सकते हैं कि इन दोनों लफ्जों के एक ही मायने? मिस्टर अली खान, आप शायद भूल रहे हैं कि आप मिस साहनी को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, ब्योमकेश मुखर्जी को नहीं। और अगर आपको अपनी तालीम में इजाफा करना है तो कोर्ट के बाहर आई एम एट योर सर्विस। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं आप लोगों को वार्न करता हूं कि ये कोर्ट है, मशायरा नहीं। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिसेस साहनी, आप शराब को वैसे तो बुरा नहीं समझती। औरतों के लिए मैं शराब पीना बहुत बुरा समझती हूँ। बावजूद इसके कि आप शराब को बुरा समझती हैं, आपने अशोक की जबरदस्ती और जिद की वजह से शराब पी। जी हाँ। मिसेस साहनी, जब अशोक की जबरदस्ती की वजह से आप एक बुरा काम कर सकती हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मिसेस साहनी कि अपनी इज्जत के लुटने के सिलसिले में आपने अशोक की मदद की। ये झूठ है, ये गलत है। अगर ये बात होती तो मैं अनिल के सामने इसका जिक्र ही क्यों करती? इसलिए करती कि आपके पास इसके सिवा कोई चारा न था।
अनिल का अचानक वापस आ जाना और आपको यह मालूम होना कि अनिल को सब बातों का पता चल गया है, तो आपने अपनी बनावटी शराफत का सबूत पेश करने के लिए अपने तमाम गुनाहों की जिम्मेदारी उस शख्स के सर पे थोप दी जो कि आपका बराए नाम एक साझेदार था। ये झूठ है। अनिल को मैंने वही बताया जो सच था। अशोक ने मुझे धोखा दिया। हो सकता है। मिसेस साहनी, आप अशोक को 4 महीने से जानती थी, क्या ये सच नहीं है? उन 4 महीनों के दरमियान अशोक को आपने बहुत करीब से देखा, क्या ये सच नहीं है? मिसेस साहनी, आप एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत हैं। क्या आप जूरी को यह बताना चाहती हैं कि 4 महीने तक अशोक आपके साथ जिद और जबरदस्ती करता रहा और आपको उसके इरादों का पता नहीं चला? मिसेस साहनी, आपका चाहने वाला अशोक अब मर चुका है और वाकयात भी खुल चुके हैं। इसलिए आप इस अदालत में एक बार अपने आप को वफादार बीवी होने का सबूत पेश करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि मिसेस साहनी, अब आपकी जिंदगी में सिवाय आपके खाविंद के धरा ही क्या है? मेरे फाजिल दोस्त भूल रहे हैं कि अदालत है बहुत ऊंची जगह। यहाँ ऐसी गिरी हुई बातें नहीं कर सकते, अपनी असलियत नहीं दिखा सकते। नो पर्सनल कमेंट्स मिस्टर मुखर्जी। प्रोसीड मिस्टर खान। थैंक यू योर ऑनर। अब साबित करने के लिए उसमें रही क्या गया? मिस्टर अनिल साहनी, आपकी शादी हुए कितने साल हुए? 7 साल। 7 साल। इन 7 सालों में आपकी घरेलू जिंदगी किस तरह बसर हुई? जैसे आम शरीफों की बसर हुआ करती है। मैं जिंदगी से बहुत खुश था। औरतों की आजादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इस दुनिया में मर्द और औरत दोनों को आजादी का हक बराबर होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हम आजादी का नाजायज फायदा उठाएं। कभी कभी पुराने ख्यालात जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं और कभी ज्यादा आजादी भी गोबाले जान बन जाती है। मिस्टर साहनी, क्या आपकी बीवी भी इसी ख्याल की है? जी हाँ। जब मैं पहली बार इन्हें मिला और मैंने इनकी तबीयत को परखा तो मुझे मालूम पड़ा कि यह भी मेरी हम ख्याल है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुलजिम की मिसिस अनिल के बारे में खुशफहमी गलत है, क्योंकि वो एक निहायत आजाद ख्याल की औरत है, जमाने से 100 गज आगे है, जो कि अमूमन मगरबी लड़कियों की फितरत होती है। May I have the court's permission to ask a personal question to Mr. Ali Khan? Mr. Ali Khan, आपने कितनी मगरबी लड़कियों से मोहब्बत की है? मिस्टर मुखर्जी, आप ऐसे सवालात पर एतराज नहीं कर सकते। सॉरी योर ऑनर। मिस्टर मुखर्जी, ऑमलेट बनाने के लिए यह देखना तो जरूरी है कि अंडा अच्छा है या नहीं। मुर्गी को कोई नहीं देखने जाता है। आपके बंगाल में क्या होता है ये तो हमें नहीं मालूम, मगर औरत को पहचानने के लिए उससे मोहब्बत करना बहुत जरूरी नहीं है। प्रोसीड मिस्टर मुखर्जी। थैंक यू योर ऑनर। शादी के बाद इस 7 साल की मुद्दत में आपने अपनी बीवी में कोई तब्दीली महसूस की? सिर्फ इस बार जब मैं यूरोप से वापस आया। सब कुछ था, एक तुम नहीं थी। Oh, I'm so happy! I'm so happy! और ये देखो। डैडी, एक लड़की के पीछे 2 आदमी। हाँ रीता, फिर ये किसके साथ डांस करेगी जो इसको छू लेगा? जो उसको छू लेगा। पवन, ये रहा तुम्हारा पिस्टल। सच्ची पिस्तौल है डैडी? बिल्कुल सच्चा। तब फिर किस पर चलाऊं? मुझसे अच्छा निशाना और कौन मिलेगा? चलाओ गोली। तुम पर डैडी, पवन करता है, मैं करता है, मैं करता हूँ, बताओ। हर एक हसरत तो पूरी हो चुकी है मरने वाले की। यही बस एक हसरत है, तेरे कदमों पे दम निकले। एक जमाने में किसी और ने मारा, आज बच्चे वही परफॉर्मेंस रिपीट कर रहे हैं। मुंह पे उतरा हुआ है। अगर किसी ने नजर लगाई हो तो नजरों पे पहरा बिठा दूं।
अगर कोई देख के मुस्कुराया हो तो उसकी हंसी छीन लो। आज मोहब्बत का वो लाजवाब तोहफा लेकर आया हूं, जिसका जवाब 300 साल के बाद आज मेरा प्यार दे सकता। पसंद आया हमारी मलिका को? मलिका, हम जवाब चाहते हैं। थैंक यू अनिल। हम ममनून हुए मलिका आलम, लेकिन आप जमाने भर की मलिका नहीं बन सकती। इस हसीन ताज की कसम कोई दूसरा आंख उठाकर तो देखे, या हम नहीं या वो नहीं। He will be a dead man. Hello? 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 Are you a dead man? आज कुछ तेवर बुरे नजर आ रहे हैं। कैसी तबीयत है हुजूर की? तुमको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। हम तो हुजूर आप कह रहे हैं और आप तुम फरमा रही हैं। हाँ, गुलाम इसी काबिल है। अनिल, आज तुम बिल्कुल बच्चे बने जा रहे हो। याद है नीना, तुम ही कहा करती थी हमारे घर में 2 नहीं 3-3 बच्चे हैं। खामोश हो जाओ अनिल। देवी के चरणों में पहुंचकर कौन पुजारी खामोश रह सकता है? आज का दिन मेरा दिन है, आज की रात मेरी रात है। आज हम खुद अपने हाथों से अपने कत्ल का सामान करेंगे और अपने हाथों से अपनी देवी को सजाएंगे। अनिल, अनिल, तुम कमरे के बाहर जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। प्लीज अनिल। एनीथिंग फॉर यू मैम। और आपको तो साथ खून माफ। देखा जो तुझे कुछ ना रहा तेरे सिवा याद, जीने की यादा याद, ना मरने की यादा याद। ओफो डार्लिंग, ये टेलीफोन तो जैसे मेरा राइवल बन के रह गया है। चलो कहीं भाग चले। तुम मोटे निकालो, मैं टेलीफोन उठाती हूँ। ओके। हेलो, नीना स्पीकिंग। It is for you.
I told you it's a wrong number. Give me your hands. Let's go out. Nina, I am going to do it. Just see. Congratulations. Thank you very much. Nina, you take it. Please, Anil. Please, Nina. It's a China war. Give it to her. She's very lucky. In 1 week, she gets 2 prizes. Last time a friend won her a beautiful Taj Mahal. And this time another friend a China wall. सर गुड इवनिंग मैडम, आपकी जगह तो उधर है। आप किसी और को सोच रहे हैं जमील साहब, मैं वो नहीं हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ हुजूर, मेरी आंखें धोखा खा गई, वाकई आप वो नहीं है। लेकिन नीना, तुम इनका नाम कैसे जानती हो? हुजूर मैं मशहूर शायर हूँ, जमील लखनवी। दिन में बेटा का काम करता हूँ, रात को शायरी। बेगम साहब इंटो पाक मुशायरा में तशरीफ लाई थी। मेरा एक मशहूर शेर था जो मिर्जा गालिब के शेर से जरा सा टकरा गया था, लेकिन बहुत कामयाब रहा था। अर्ज क्या है? बेखुदी बेसबब नहीं है जमील, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कितने आराम से सो रहे हैं पवन और रीता। दुनिया का कोई होश नहीं, लेकिन होश संभालते ये सब कुछ समझने लगेंगे। उस वक्त मैं इन्हें क्या समझाऊंगा, दुनिया क्या समझाएगी, और ये खुद क्या समझेंगे। अनिल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ मत कहो नीना, कुछ मत कहो।
शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हारी तरफ देखकर मैं इस ख्याल से कांप उठता हूं कि तुम्हारी घबराई हुई निगाहें कभी कुछ मुझसे छुपाना चाहती हैं और कभी कुछ कह देना चाहती हैं। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मैं एक सुनसान पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई हूँ। मुझे बचाओ अनिल, मुझे गिरने न दो, मुझे बचा लो। खुश नसीब हो तुम नीना, रो तो सकती हो। एक वो हैं जिनकी आंखों से आंसू छीन लिए गए और होंठों से मुस्कुराहट। वादा करो कि तुम मुझे अकेला छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहा। खुशगवार फिजाओं में तुम थी, सिर्फ तुम। रंगीन बादलों से जब मेरा हवाई जहाज गुजर रहा था, जिधर आंख उठती थी तुम ही तुम नजर आती। सुनो नीना, एक बार क़यामत का तूफान आया और मैंने तूफान से कह दिया, तू मुझे नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी नीना मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात तो सुनो अनिल। नीना, मैं इस ख्याल से थर्रा उठता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कह दो कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहे बगैर सो न सकूंगी अनिल। और मैं सुनने के बाद जी न सकूंगा नीना। मैं एक रात की तुमसे भीख मांगता हूं। शायद ये मेरी किस्मत की आखिरी रात हो। सो जाओ नीना, सो जाओ नीना, सो जाओ। जुल्फ लहराई तेरी और मेरी तकदीर बनी, कोई देखे जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी। जब कभी बढ़ने लगे
शाम के ठंडे साए तेरे दहके हुए रुखसार वहाँ काम आए। गर्दिशे दहर ने जब जब भी उछाला मुझको तेरी मखमूर निगाहों ने संभाला मुझको। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी, मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी, मोहब्बत की वो पहली पहली दुआ हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। तरन्नुम को भी रश्क आता है जिस पर, मेरे दिल की वादी में तुम वो सदा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगानी अगर एक चमन है, मेरी जिंदगानी अगर एक चमन है, तो फिर जाने मन तुम भी बाद सबा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरी खामोश सी दुनिया में है क्यों आज खलल। मैंने देखा है कहीं टूटा हुआ ताजमहल। ये हवा यूं भी चलेगी मुझे मालूम न था, जुल्फ नागिन भी बनेगी मुझे मालूम न था। तेरे रुखसारों में गर्मी का कहीं नाम नहीं, तेरी आंखों में वफा का कोई पैगाम नहीं। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो,
वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। न छेड़ा गया जिस पे नगमा वफा का, उसी साज की एक तुम भी सदा हो। जो देता है आंखों को रंगीन धोखा, वही खूबसूरत सा झूठा नशा हो। जरा अपने दिल से तो ये पूछ देखो, मेरे हो या तुम गैर का आसरा हो। मेरे हो या तुम गैर का आसरा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। वफा जिसने लूटी वही बेवफा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो। It's your fault. I told you it's your fault! Come with me! मैं बेवफाई के शोरों में गिर चुकी हूँ। मैं आसमान से जमीन पर गिर चुकी हूँ। मेरे पवित्र माथे पर गुनाह की बढ़ती हुई आग का टीका लग चुका है, जो कोई नहीं मिटा सकता। कोई नहीं मिटा सकता। अब कोई नहीं मिटा सकता। पवन का क्या हाल है? ये मैं सोच भी नहीं सकता। और रीता? उसका ख्याल आते ही दिल बैठने लगता है। नीना? नीना कैसी है? मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चों की माँ कैसी है? आप ये सब पूछ कैसे सकते हैं? और क्या पूछूं? ये पूछे कि अब तक मैंने उसका खून तो नहीं किया। क्यों? मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर? समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आसान सी बात है। अगर खून ही करना है तो किसी से भी रिवॉल्वर मांग सकते हो, और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो क्या? मैंने कहा था कि एयर पायलट न बनो, तुम बने। मैंने कहा था ये शादी न करो, तुमने की। अब एक कहना मेरा मान के देखो, रीता और पवन की खातिर अपनी बच्चों की मां को माफ कर दो। डैडी, तुम्हें हजारों लड़कियां मिल सकती हैं अनिल, लेकिन रीता और पवन की मां नहीं मिल सकती।
गिर गया बेटा। गिर गया डैडी? हाँ पवन, गिर गया। तेरा डैडी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर गया। इतने बड़े होकर तुम गिर पड़े डैडी? मैं गिरता हूँ, तू गिरती है, सब गिरते हैं। मम्मी को तो मैंने कभी गिरते नहीं देखा। मम्मी, तुम डैडी के साथ रहा करो। जब डैडी गिर जाए तो संभाल लिया करो। अनिल, मुझे मालूम है कि शायद अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकोगे, और मैं तुमसे कह भी क्या सकती हूँ। मैं तुम्हारे काबिल ही न रही। किस मुंह से ये कहूँ कि पवन और रीता की माँ हूँ। उनसे कह देना कि उनकी माँ मर चुकी है। उनको समझाना, मेरी तरफ से प्यार करना। जिद करे तो कभी मारना नहीं अनिल। मैंने बड़ी मोहब्बत से बच्चों को पाला है। मुझसे अलग हो जाने के बाद शायद तुम दूसरी शादी भी कर लोगे, मगर बच्चों को अलग न रखना अनिल। ये समझ लेना, पवन और रीता को भी समझा देना कि अब तुम ही उनकी माँ हो और तुम ही उनके बाप। अब मैं तुमको, पवन को, रीता को छोड़कर जाऊंगा कहाँ? मेरी दुनिया तो यही है। इस दुनिया के बाहर जाकर अकेला जी कैसे सकूंगा? तुम्हारा ये कसूर है कि शायद ये गुनाह किए बगैर तुम मुझे बख्श नहीं सकती थी। मेरा ये कसूर है कि अब मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन रीता ने तो कोई गुनाह नहीं किया, पवन का तो कोई कसूर नहीं। हमें उनके लिए साथ साथ जिंदा रहना ही पड़ेगा, चाहे हम एक दूसरे के लिए मरे क्यों न गए। गुनाह की सबसे बड़ी सजा गुनाह का बोझ है अनिल। काश मैं दिल की हालत बता सकती। मुझे माफ कर दो। मुआफी का लफ्ज बड़ा आसान है नीना, लेकिन कोई माफ करने वाले के दिल से पूछे। क्या तुम मुझे कभी माफ न करोगे? रूठा हुआ प्यार हमदर्दी के दो लफ्जों से फिर मुड़ सकता है। टूटा हुआ दिल शर्मिंदगी के आंसुओं से फिर जुड़ सकता है। इंसान मरकर शायद फिर वापस आ सकता है, लेकिन प्यार के ये नाजुक से रिश्ते, जो भरम और एतबार के रिश्ते कहलाते हैं,
एक बार तोड़कर फिर कभी नहीं जोड़े जा सकते। किस्मत ने तुमसे इतनी दूर पहुंचा दिया है कि शायद अब मैं तुम्हारे करीब कभी न आ सकूंगी। अगर आ भी जाओगी तो शायद तुम्हारे साथ भी वापस ना आ सकेंगी। वो आरज़ुएं जो तुम्हारे साथ चली गई, मर गई और हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी गई। अनिल, वो तुम्हारे लिए मर चुका है और तुम उसके लिए मर चुकी हो। मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, ये सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम के ढेर या संग मरमर बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। ऊंचे पहाड़ों के मगरूर साए, ये कहते हैं इंसान नजर तो मिलाए। ये कहते हैं इंसान नजर तो मिलाए। फरिश्ते भी हैं इस जगह बेजुबान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। न पर्दा है कोई
न है कोई चिलमन। जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन, हो जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन। कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। तुम्हारे चेहरे के आंसुओं पर जब नजर पड़ती है और मैं सोचने लगता हूं कि ये आंसू किस गुनाह की यादगार बनकर बह रहे हैं, तो मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। मिसेस सिंह आने वाली है, मैंने बहुत मना किया, वो किसी तरह नहीं मानी। ये आंसू किसी और नजर के लिए बड़े कीमती आंसू होंगे, लेकिन मेरी नजर में अब इन आंसू की कोई कीमत नहीं। मैं कह चुकी घर में मेहमान आने वाले हैं, we should be nice to them। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया नीना? वो कौन सी कशिश थी जिसके बगैर तुम जी नहीं सकती थी? क्या वो कशिश रीता से ज्यादा हसीन, पवन से ज्यादा मासूम और मेरी मोहब्बत से बहुत ज्यादा पवित्र थी? कम से कम मेहमानों से तो अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है शायद मेरा दुश्मन भी ना करता नीना, वो तो सिर्फ मेरी जान ले लेता। लेकिन तुमने तो वो जख्म लगाया है जो न जीने देता है और न मरने देता है। इंसान मर जाते हैं तो उनको माफ कर दिया जाता है। नहीं नीना, मैं माफ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तुमको माफ नहीं कर सकता। 4 महीने घर से बाहर रहने में बड़े से बड़ा इनकलाब आ सकता था। मैं मर सकता था, तुम मर सकती थी, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मर सकता था। क्या तुमसे प्यार करती हो? क्या वो तुमसे प्यार करता है? मुझे कुछ नहीं मालूम अनिल, कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए नीना, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। मुझे माफ कर नीना, मुझे माफ कर। उसके बाद न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि मुझे अशोक से मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी नीना ये महसूस कर रही थी कि अब वो मेरे काबिल नहीं रही।
मैं नीना की यह हालत देख नहीं सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन नीना को जब यह पता चला कि मैं अशोक से मिलने जा रहा हूं, तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। वो डर रही थी कि अशोक से मेरा झगड़ा ना हो जाए और वो मुझे गोली ना मार दे। लेकिन मैं किसी बात पर राजी ना हुआ। रास्ते में मुझे ख्याल आया, सामने मेरे दोस्त केवल कपूर का घर पड़ता था। मैंने एहतियातन उससे रिवॉल्वर मांग लिया और सीधा अशोक के घर पहुंचा। आशा ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही उसने ऐसी जलील और गिरी हुई बात कही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अशोक के कमरे में चला गया। अशोक कमरे में मौजूद था। मैंने कहा, अशोक, तुम मेरी नीना को क्या समझते हो? उसने कहा, तुम्हें क्या शक है? मैंने कहा मैं नीना से मोहब्बत करता हूं। उस कमीने ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी बहुत मोहब्बत नीना से तो मैं भी करता हूं। मैंने कहा अशोक, दोस्त की बीवी बहन के बराबर हुआ करती है। अब उस कमीने ने ऐसी जलील और गिरी हुई बात कही जो दुनिया का बदतरीन इंसान भी नहीं कहेगा। कहने लगा, मैं इस रिश्ते का कायल नहीं, दिल्ली तो है जिस पे आ जाए। मैंने गुस्से से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं ये कहना भूल गया हूं कि वो रात बरसात की तारीख रात थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बिजली अपनी पूरी ताकत से चमकी, रोशनियां गुल हो गई और अशोक का हाथ मेरे रिवॉल्वर से लिपट गया। इस तरह हम दोनों के दरमियान जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो गई। मेरे रिवॉल्वर से 2-3 गोलियां चली, लेकिन जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ। इस कश्मकश में मेरा रिवॉल्वर मेरे हाथ से गिर गया। अशोक एक झटका देकर मुझसे अलग हो गया। बिजली फिर चमकी। उसकी रोशनी में मैंने देखा रिवॉल्वर अशोक के हाथ में था। वो मुझ पर गोली चलाने ही वाला था कि मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। गोली एक बार फिर चली, बिजली फिर चमकी, बादल फिर गरजा। गोली उसके सर में लगी और शायद वो मर गया। मिस्टर सहानी, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि गोली अशोक श्रीवास्तव ही के हाथ से चली? जी हाँ, उस गोली के बारे में मुझे पूरा यकीन है। जब वो गोली चली तो पिस्तौल अशोक की ग्रिप में था और मैं खाली अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। Your witness, Mr. Ali Khan. थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। मिस्टर सहानी, आप कौन से धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म। तो आपने रामायण तो पढ़ी होगी? जी हाँ। तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि लंका का राजा रावण जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुरा के ले गया और रामचंद्र जी को पता लगा, तो रामचंद्र जी ने उस पर हमला किया और रावण को मार डाला। जी। तो जो कुछ रामचंद्र जी ने किया वो ठीक किया? ठीक ही किया। तो आपकी राय में शौहर को चाहिए कि ऐसे आदमी को मार डाले? लेकिन मेरा अशोक के यहाँ जाने का ये मकसद नहीं था। अगर आपके वहां जाने की ये वजह नहीं थी तो आपको पिस्तौल ले जाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। मैंने सोचा जो शख्स किसी शरीफ औरत की इज्जत पर डाका डाल सकता है, वो पिस्तौल से गोली भी चला सकता है। हाँ हाँ, आपका दिमाग उस वक्त बहुत तेजी से काम कर रहा था। एक तरफ तो आप ये महसूस कर रहे थे कि कहीं आपका दिमाग ना खराब हो जाए, आप कहीं पागल ना हो जाए, और दूसरी तरफ आपको अपनी हिफाजत का भी ख्याल था। आप कुछ भी कह सकते हैं। अनिल साहब, आप बहुत नाप तोल कर और फूंक फूंक के कदम रख रहे थे। घबराहट और परेशानी का वहां नाम और निशान नहीं रहता। ये गलत है। मिस्टर सहानी, बौखलाहट में आदमी सिर्फ एक बात के बारे में सोच सकता है, 2 बातों के बारे में नहीं। आपका बयान एक हसीन कहानी है जो कि कत्ल के बाद एक ज़हीन दिमाग के मशवरे से गढ़ी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अली खान, आपने मेरे ज़हीन दिमाग की इतनी तारीफ की। ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। मिस्टर सहानी, आपकी बौखलाहट की वजह क्या थी? मेरी इज्जत। मिस्टर सहानी, आपको मालूम है कि औरत की इज्जत पर डाका डालने वाला उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कि औरत शरीक ना हो। योर ऑनर, मैं अपने फाजिल दोस्त को याद दिलाना चाहता हूं कि ये मुकदमा मुलजिम के खिलाफ कत्ल का है, मुलजिम के बीवी के खिलाफ एडल्ट्री का नहीं। माफ कीजिए, मैंने इस गरज से कहा कि अदालत का कीमती वक्त जाया ना हो। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरे फाजिल दोस्त
औरत की इज्जत पर डाका डालने में माहिर। मेरा मतलब है ऐसे मुकदमे में माहिर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त से भी कहा जाए कि कभी कभी अपनी आदत के खिलाफ सब्र से काम ले लिया करें। कंटिन्यू मिस्टर खान। शुक्रिया। मिस्टर अनिल, बहरहाल बातचीत के लिए आप उसके घर गए। जी हाँ। बारिश और इतनी अंधेरी रात में, ये रात कत्ल के लिए बहुत मौजूद है। ये गलत है। नहीं, ये सही है। अगर आप उसके साथ बात करने के लिए इतने बेचैन थे तो अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू करने के बाद फौरन बगैर 1 मिनट जाया किए हुए वहां जाकर ये पूछते कि ये सब क्यों हुआ। मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने पहले सोचा, प्लान बनाया, रिवॉल्वर हासिल किया और फिर अशोक के घर जाकर उस निहत्थे आदमी को अपनी गोली का निशाना बनाया। मिस्टर साहानी, एक बौखलाया हुआ आदमी ऐसे प्लान बनाकर काम नहीं किया जाता। आप कातिल हैं। मैं कातिल नहीं हूं। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। आखिर आप क्यों नहीं समझते कि छीना झपटी में गोलियां खुद बहुत चल पड़ी। मिस्टर साहानी, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी बिना पे ये कहा जा सके कि पिस्तौल अपने आप चल पड़ी। पिस्तौल उस वक्त तक नहीं चलती जब तक कि उसका घोड़ा ना दबाया जाए, और घोड़ा उस वक्त तक नहीं दबता जब तक कि घोड़े के ऊपर दबाव ना दिया जाए, और दबाव उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि उंगली अच्छी तरह से फंसा कर उस पर जोर न दिया जाए। मिस्टर साहानी, हवा के दबाव से पिस्तौल नहीं चलती। लेकिन हाथापाई में हाथ के झटके से भी पिस्तौल चल सकती है। मैं समझता हूं मिस्टर साहानी, आप बड़े अच्छे निशानेबाज हैं, लेकिन 1.5 मिनट के झगड़े में कितनी दफा पिस्तौल चल सकती है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो ये कि आपने एक मजे हुए प्रोफेशनल खूनी की तरह से निहायत वहशियाना तरीके से अपने दोस्त अशोक की जान ली। मैंने किसी की जान नहीं ली। हर कातिल यही कहता है। गोलियां एक्सीडेंट से चल पड़ी। ये एक बहुत पुरानी दलील है। मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं। इतने जोर से आपको चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि आपने अशोक का खून किया है। आप कातिल हैं, कातिल हैं, कातिल हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर फिर कभी बदतमीजी का बाजारा हुआ तो सिवाय उन लोगों के जिनका ताल्लुक इस मुकदमे से है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। बहुत काफी बर्दाश्त किया जा चुका है। प्रोसीड मिस्टर खान। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर मुखर्जी। मिसेस सहानी। यस मिसेस सहानी। क्या आपको भी अनिल के बयान पर भरोसा नहीं है? मेरा दिल कहता है कि अनिल सच्चा है, लेकिन सच और झूठ को कौन जानता है? अदालत में सिर्फ सबूत परखे जाते हैं। सच और झूठ को परखने के लिए कोई तराजू नहीं, और सबूत अनिल के खिलाफ है। मिसेस सानी, आप अनिल से बहुत मोहब्बत करती हैं? मैं अनिल के लिए जान दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुनिए, मैं आपको कोर्ट में दोबारा बुलवाने की इजाजत ले लूंगा। और मिस्टर सहानी, आपको याद है आपने बयान दिया था कि अशोक श्रीवास्तव से आपकी पहली मुलाकात यहाँ उसके फ्लैट में हुई थी? जी हाँ। आपने झूठ कहा था। अशोक श्रीवास्तव से आपकी पहली मुलाकात यूरोप में हुई थी। जी मेरे पास सबूत है मिसेस सहानी कि आप अशोक श्रीवास्तव ही के चक्कर में हिंदुस्तान आई, और जब उसने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया जैसे कि उसकी आदत थी, तब आपने अनिल शानी से शादी की। ये सच है कि नहीं? जी हाँ, आप शादी के बाद भी अशोक श्रीवास्तव को भूल न सकी, और जब आपने देखा कि मोहब्बत वो आपसे करना चाहता है लेकिन शादी आशा देवी से, तब बदला लेने के खातिर आपने ये बात अपने शौहर अनिल साहनी से कह दी, क्योंकि आप जानती हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी शौहर का दम घुट जाएगा, वो पागल हो जाएगा या किसी पर भी गोली चला देगा। ये सच है कि नहीं? मिसेस साहनी, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए मिसेस साहनी। जी हाँ, मैं चाहती थी कि या तो वो मेरा रहे या किसी का नहीं, या तो वो मेरा रहे या किसी का नहीं। It's a lie! It's a lie!
शी सेड इट लाई। अगर मुझे बचाने के लिए सब कुछ कहलवाने की जरूरत है तो मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर, अशोक का खून मैंने किया है। कहानी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, अशोक का खून मैंने किया है। आप ये क्या पागल अशोक कर रहे हैं? 1000 बार जिंदा होगा तो मैं उसका 1000 बार मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप You shut up, Mr. Mukherjee. I don't need you. You don't come out. You get out of here. Get out. मीना बेटी। मिसेस साहनी, मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको आराम की सख्त जरूरत है। आई वार्न यू मिसेस साहनी, किसी किस्म का भी एक्साइटमेंट आपके लिए खतरनाक साबित होगा। आप कल कोर्ट नहीं जाएंगी। प्लीज डॉक्टर। कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कीजिए मिसेस साहनी। ये दुनिया भी अजीब है डॉक्टर, न इंसान को जीने देती है और न मरने। अब मैं मिस्टर मुखर्जी से कहूंगा कि वो मुल्जिम के बचाव में अपना केस पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। मेंबरान जूरी, मुल्जिम उन लोगों में से है जिनके लिए घर पूजा का मंदिर, पत्नी उस मंदिर की देवी और बच्चे उस मंदिर के चिराग होते हैं। और मुल्जिम उन पुजारियों में से है जिन्हें पूजा से प्यार होता है, जिन्हें पूजा से एक रूहानी खुशी महसूस होती है। अगर ऐसे पुजारी को पता चले कि उसके मन मंदिर की देवी एक हवस के पुजारी के हाथों तोड़ दी गई है, तो कौन गैरतमंद इंसान होगा जो खामोश बैठ सकेगा। फिर भी मुल्जिम ने ठंडे दिल से समझदारी से काम लिया। उसने अपने बेवफा दोस्त को मौका दिया कि वो गलती को सुधार ले, लेकिन वो किसी भी पहलू तैयार न हुआ। मेंबरान जूरी, जब झूठ और सच में मुकाबला होता है तो झूठ कमजोर पड़ जाता है। जब कमजोर और बहादुर में मुकाबला होता है तो कमजोर पहले वार करता है। यही है कुदरत का दस्तूर और बिल्कुल यही अनिल साहनी और अशोक श्रीवास्तव के साथ हुआ। अच्छाई और बुराई के दरमियान एक खतरनाक झगड़ा हुआ जिसमें कुदरत खामोश न बैठ सकी। अच्छाई की जीत और बुराई का खात्मा करने के लिए कुदरत ने अपने गैबी हाथों से पिस्तौल चला दी, जिसे कानूनी जबान में एक्सीडेंट कहा जाता है। कुदरत के इस फैसले से हम मुत्तफिक हों या न हो, मगर इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मुल्जिम को ठहराया जाना उसके साथ बड़ी गैर इंसाफी होगी। मेंबरान जूरी, मेरे फाजिल दोस्त ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्जिम ने बाकायदा तैयारियां करके कत्ल किया। वो कहना चाहते हैं कि मुल्जिम ने घर उजड़ने का बदला घर उजाड़ने वाले की जान से लिया। लेकिन जब आप ठंडे दिल से इंसाफ करेंगे तब खुद आपका दिल जवाब देगा कि ये मजबूर इंसान सिर्फ अपने घर को तबाही से बचाने के ख्वाब देख रहा था, गिरती हुई मूर्ति को टुकड़े टुकड़े होने से रोक रहा था, अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए दिल की सुलगती हुई आग अपने खून के छींटों से बुझा रहा था। मेंबरान जूरी, अगर मुल्क के कानून का आधार है कि बेकसूर रिहा होना चाहिए, तो कानून की हिफाजत और इंसाफ की इज्जत के लिए अनिल कुमार साहनी बाइज्जत रिहा होना चाहिए। अगर उसे सजा दी गई तो धन दौलत के बूते पर इज्जत लूटने वालों के घर होली मनाई जाएगी, भोली भाली औरतों पर पाप नजर रखने वालों के घर घी के चिराग जलाए जाएंगे और उस आग में हमारे घरों के पवित्र उसूल हमेशा हमेशा के लिए जलकर खाक हो जाएंगे। मेंबरान जूरी, अनिल कुमार साहनी बेकसूर है। दुनिया, इंसान और कानून की निगाह में उसने कोई कसूर नहीं किया। कसूरवार है सिर्फ उसका बेवफा दोस्त अशोक श्रीवास्तव और उसकी जलील 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 हरकतें। थैंक यू ऑनर। थैंक यू मेंबरान जूरी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जूरी, अभी अभी आपने हिंदुस्तान के बहुत काबिल वकील मिस्टर ब्योमकेश मुखर्जी को मुल्जिम के बचाव में एक तकरीर करते हुए सुना और देखा। तकरीर के दौरान में मैं ये सोच रहा था कि मैं
इस अदालत में एक वकील की तकरीर सुन रहा हूं या स्टेज पर एक आला दर्जे के अदाकार को देख रहा हूं। मगर मेंबरान जूरी, ये सन्यासियों का मठ नहीं है, ये थिएटर का स्टेज नहीं है, ये अदालत है। यहां मुकदमे का फैसला मुलजिम के चाल चलन, उसके चेहरे के भोलेपन, उसकी शानदार यूनिफॉर्म या सोसाइटी में उसके दर्जे को देखकर नहीं होता है, बल्कि अदालत में पेश किए हुए सबूत और बयानात की बिना पर होता है। कानून का बुनियादी उसूल है कि कोई किसी की जान नहीं ले सकता या कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। मेंबरान जूरी, हमको इस चीज से कोई गरज नहीं है कि मुलजिम क्या था और क्या है। हमको सिर्फ इस चीज से गरज है कि मुलजिम ने क्या किया और क्या नहीं किया। मेरे फाजिल दोस्त ये भी मानते हैं कि मुलजिम अपनी बीवी से गुफ्तगू करने के बाद पिस्तौल लेकर अशोक के घर की तरफ रवाना हुआ। उनका यह भी कहना है कि मुलजिम सिर्फ बातचीत करने के इरादे से पिस्तौल लेकर वहां गया। काबिल गौर है मेंबरान जूरी, बातचीत करने के इरादे से पिस्तौल लेकर, यानी वो ये यकीन कराना चाहते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी के कलंक की दास्तान उससे सुनकर कलंकार के घर सिर्फ बातचीत करने के इरादे से गया, एक पिस्तौल लेकर। और अनिल ने अशोक को जानबूझकर नहीं मारा, वो अपनी बदकिस्मती से खुद जानबूझकर मर गया, सिर्फ अपनी बदकिस्मती की वजह से। मेरे फाजिल दोस्त भी इस बात को मानते हैं कि झगड़ा हुआ। अब अहम सवाल यह उठता है कि अगर झगड़ा हुआ तो पिस्तौल पर किसकी उंगलियों के निशान थे? फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल के ऊपर सिर्फ मुलजिम की उंगलियों के निशान थे। इसके बाद कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहती कि मुलजिम ने पिस्तौल चलाया और जानबूझकर चलाया। मेंबरान जूरी, आज इस देश का इंसाफ, इस देश का कानून, इस देश का विधान आजमाइश अमर है। आपके फैसले का इंतजार न सिर्फ मैं, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर मुखर्जी, मुलजिम और उसके रिश्तेदार, बल्कि इस मुल्क में कोने कोने पर सब लोग बेसब्री से कर रहे हैं। मेंबरान जूरी, अगर मुलजिम को बेकसूर करार दिया गया तो कानून की इमारत की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी और आने वाली नस्लें बजाय इसके कि अपने जान और माल की हिफाजत के लिए उस इमारत में आए, उस इमारत से दूर भागेंगे। इसलिए ख्याल रखा जाए कि कानून की तारीख लिखने वाला इस मुकदमे का जिक्र करते हुए कहीं अपनी आंखें नीची न कर ले। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है कि बेकसूर को रिहा होना ही चाहिए। मैं अपने फाजिल दोस्त की राय से 100% मुत्तफिक हूं कि बेकसूर को रिहा होना ही चाहिए। मगर मेंबरान जूरी, कसूरवार को सजा मिलनी ही चाहिए। इंसाफ की इज्जत के लिए और कानून की हिफाजत के लिए कसूरवार को सजा मिलनी ही चाहिए और अनिल कसूरवार है। थैंक यू जेंटलमैन ऑफ जूरी एंड योर ऑनर। बाबू बंकिम मुखर्जी, अब तो आपकी छुट्टी हो गई। इससे पहले कि आप कलकत्ते से इधर हैं, आपके लिए डिनर तैयार करूं? मेरा ख्याल है मैं आपका लाइब्रेरी में इंतजार करता हूँ। जी हाँ, मेरा भी ख्याल है मैं इनकी दावत कबूल कर ही लूँ। हाँ, कर ही लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशा देवी, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अपने हर होने वाले शौहर के कत्ल के बाद इसी तरह अजनबियों को दावत दिया करती है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। क्या है ये समझ लिया जाए कि इस दफा मेरी बारी? छोड़िए इन बातों को, रात गई बात गई। जी हाँ, लेकिन एक बात अधूरी रह गई। अगर अनिल साहनी मेरे सवाल का मतलब समझ लेता तो कम से कम फांसी के तख्ते से बच जाता। सभी हसरतें किसकी पूरी होती हैं मिस्टर मुखर्जी? अशोक भी नीना को अपना बनाने की हसरत में ही इस दुनिया से चल पड़ा। जी हाँ, आपने क्या अच्छा कहा था, या तो अशोक मेरा बने या किसी का नहीं। याद है आपने कहा था? जी जी हाँ, आपको भी नीना की तरह गड़े मुर्दे उखेड़ने का शौक है। ये तो अपना अपना शौक है आशा देवी, किसी को जान बचाने का और किसी को जान लेने का। ऑब्जेक्शन। हाँ, बोलो अली मियां।
क्या अभी तक तुम अनिल की जान बचाने की कोशिश में हो? भाई ये तो मेरा ख्याल है कि कल उसे फांसी का हुक्म हो जाएगा। मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक मौका और मिल जाता। अली मियाँ, मैं इस जगह को एक बार फिर देखना चाहता हूँ जहाँ अशोक का खून है। लेकिन आप तो मेरे साथ डिनर पे जा रहे थे। अब तो डिनर उसके बाद सही, आप भी चलिए ना हमारे साथ। क्यों? मगर मुर्दे बोला नहीं करते। अली मियाँ, तुम्हें शुरू से मालूम है मुझे मुर्दे बुलवाने का शौक है। अब डर गई? जी नहीं। हाँ जी हाँ, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। आइए आइए। अली मियां, अनिल को बचाने के लिए एक मौका और लेना चाहता हूँ, मेरी मदद करोगे? अपने अजीज दुश्मन की? हाँ हाँ, जरूर करूंगा। मैं अपने जूनियर को अशोक श्रीवास्तव के घर भेजना चाहता हूँ, परमिशन लेनी पड़ेगी। मगर हो जाएगा। थैंक यू। जाना है मिस्टर मुखर्जी, माना कि आप मुर्दों को बुलाने में माहिर हैं। जब आपके सामने जिंदगी खड़ी हुई आपको बुला रही है, तो आपको मौत से क्या दिलचस्पी? क्या मिस्टर खान, चलिए ना, डांस, डिनर, पार्टी और उसके बाद। आशा देवी, मैं तो समझी आप मजाक कर रहे हैं। मजाक? आशा देवी, इस मजाक को सीखने के लिए मुझे बरसों लग गए हैं। और मैं फिर कहता हूँ आपसे, जब किसी की अचानक मौत होती है तो उसकी तमन्नाएं पूरी न होने की वजह से उसकी रूह भटकती रहती है। माफ कीजिए, आप तो अशोक श्रीवास्तव के बहुत ही करीब थी, उससे मोहब्बत करती थी। कि आप चाहेंगे कि उसकी रूह भटकती रहे? जी। भाई, तुम पुलिस से चाबी लाए हो ना? हाँ तो खोलो। अरे ये अपने आप खुल गया। जरा बत्ती जलाइए। आइए, क्या हुआ? अली मियां, तुमने महसूस किया है हवा का झोंका से गुजर गया? कैसे झोंका? आपने? मेरे ऊपर तो बड़े बड़े तूफान गुजर गए, ऐसे छोटे मोटे झोंकों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ आशा देवी। आइए। अशोक श्रीवास्तव, तुम्हारी मौत अचानक हो जाने की वजह से तुम्हारी रूह भटक रही है। अगर तुम अपनी रूह की शांति चाहते हो तो जाहिर हो जाओ। सिगरेट बुझा दो अली मियां। आप जरा बत्ती बुझा दीजिए, जल्दी जल्दी। जल्दी वापस आ जाइए, बैठ जाइए। अशोक श्रीवास्तव, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम्हारी मौत अनिल के हाथ से हुई। उसके रिवॉल्वर से 3 गोलियां चली, 2 दीवार पर लगी और तीसरी तुम्हारे सर पर। फिर तीसरी मेरे पलंग के सिरहाने वाली पेंटिंग। पलंग के सिरहाने वाली पेंटिंग? इसका मतलब? क्या मतलब? अशोक की मौत अनिल के हाथ से नहीं हुई। ये तो रूहों की बातें हैं। चलो तस्वीर देख ले। हाँ। इस तस्वीर पे गोली कहाँ लगी? ये देखो अली मियां, ये गोली लगी है यहाँ। इसके माने किसी ने इसको देखा नहीं? किसी को दिखाई नहीं दिया। अब अगर अनिल के गोली से अशोक की मौत नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? पुलिस का बयान है कि अनिल की गोलियां 3 चली और 3 उसके रिवॉल्वर में बाकी थी। इसका मतलब है कि अशोक की मौत चौथी गोली से हुई। मगर चौथी गोली किसके रिवॉल्वर से निकली? रूह से क्यों नहीं पूछ लिया जाए कि चौथी गोली किस रिवॉल्वर से निकली? अशोक के रूह से पूछने की क्या जरूरत है, मैं बता देती हूँ। चौथी गोली उसी रिवॉल्वर से चली जिससे अशोक की मौत हुई, और आज यही रिवॉल्वर आप दोनों को अशोक के पास पहुंचा देगी। उसी से पूछ लीजिएगा।
से अच्छा कौन होता? ये रूह बहुत अच्छी है, इसलिए अपनी जान बचाई। जी हाँ, इतनी देर से चोरों की तरह इस फ्लैट की छानबीन कर रहा हूँ। इतनी देर से गर्मी में अशोक श्रीवास्तव के कबर्ड में अशोक श्रीवास्तव की रूह बना बैठा हूँ। चाल थी। अब तो ये केस बिल्कुल पलट गया। मैंने तो कहा था कि अनिल कातिल नहीं है, तुम मानते नहीं थे। मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अरे तकिया तो रख जाओ रूह वाली। इन्हें क्या करूँ? अच्छी तरह से पकड़ के रखो। हाँ, अशोक पर गोली मैंने चलाई, और जब तक अशोक श्रीवास्तव जैसे जलील इंसान इस दुनिया में रहेंगे, हर नौजवान लड़की को हक है कि वो इसी तरह गोली चलाए। मिस्टर खान, आपको आशा देवी के बयान पर कुछ कहना है? योर ऑनर, ये आशा देवी का इकरार जुर्म है। जिन हालात में इन्होंने कल रात को अशोक के फ्लैट पर अशोक के कत्ल का इकरार किया, मैं खुद मौजूद था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं था। लेकिन मुझे कुछ कहना है, ऑनर। सबूत आशा देवी के खिलाफ ऐसे मजबूत हैं कि ये कोई सोच भी नहीं सकता कि अशोक श्रीवास्तव के जिस्म से निकली हुई गोली इनके रिवॉल्वर की नहीं है, बल्कि एक तीसरे रिवॉल्वर की है जो मुझे ड्रेन पाइप में इत्तेफाक से मिला। योर ऑनर, ये है वो रिवॉल्वर। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, इस रिवॉल्वर से अशोक श्रीवास्तव की मौत हुई, और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, इस रिवॉल्वर पर सिर्फ अशोक श्रीवास्तव की उंगलियों के निशान है। अनिल साहनी का बयान है, मेरे और अशोक के दरमियान जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो गई। मेरे रिवॉल्वर से 2-3 गोलियां चली, जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ। इस कश्मकश में मेरे हाथ से रिवॉल्वर गिर गया और अशोक एक झटका देकर मुझसे अलग हो गया। एक बार फिर बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि रिवॉल्वर अशोक के हाथ में है। योर ऑनर, साफ जाहिर है कि इस दरमियान में अशोक श्रीवास्तव ने अपना खुद का लिवर निकाल लिया था। योर ऑनर, यह है वो रिवॉल्वर जिससे अशोक श्रीवास्तव की मौत हुई। इस रिवॉल्वर पर सिर्फ अशोक श्रीवास्तव की उंगलियों के निशान है। इसका यह मतलब है कि अशोक श्रीवास्तव का कातिल खुद अशोक श्रीवास्तव है। योर ऑनर, कत्ल की रात जिस वक्त अनिल साहनी अशोक श्रीवास्तव के फ्लैट में गए और दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई, उस समय अनिल साहनी के हाथ में रिवॉल्वर था। दोनों लिपटे हुए पलंग पर गिरे। अनिल के रिवॉल्वर से 3 गोलियां चली, जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ। इस दौरान में अनिल के रिवॉल्वर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अशोक श्रीवास्तव अनिल को धकेलकर टेबल की तरफ तेजी से बढ़ा और झपटकर ड्रॉअर से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, जो अनिल ने नहीं देखा। अनिल उसको अपना रिवॉल्वर समझकर अशोक पर झपट पड़ा। फिर दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। आशा छुपी हुई सब कुछ देख रही थी। दोनों में लड़ाई चल रही थी। इस अरसे में आशा ने अपना रिवॉल्वर निकाला, क्योंकि अशोक से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। दोनों लड़ते हुए खिड़की तक पहुंचे। आशा ने अशोक पर गोली चलाई और उसी वक्त अशोक श्रीवास्तव की गोली भी चली, जो उसी की कनपट्टी पर लगी, जिससे उसकी मौत हुई। घबराकर अनिल वहां से चला गया। आशा यह न समझ सकी कि उसका निशाना चूक गया। उसको यकीन था कि अशोक उसी की गोली से मारा गया है। उसने अपने बचाव के लिए अशोक का रिवॉल्वर, जिस पर अशोक की उंगलियों के निशान थे, रूमाल में लपेटकर ड्रेन पाइप में छुपा दिया और अनिल का रिवॉल्वर वहीं पड़ा रहने दिया, जिस पर अनिल की उंगलियों के निशान मौजूद थे। इसलिए योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह साबित हो गया कि अशोक श्रीवास्तव का कातिल खुद अशोक श्रीवास्तव है। अनिल कुमार साहनी बेकसूर है और उसको बाइज्जत रिहा किया जाए। ये केस अपने किस्म का अजीबोगरीब केस है, जिसमें कुदरत ने गुनाह का फैसला खुद गुनाहगार के हाथ से करवा दिया। ऑनरेबल मेंबरान जूरी का यूनानिमस फैसला यह है कि अशोक श्रीवास्तव का खून खुद अशोक श्रीवास्तव के हाथ से हुआ। अदालत इस फैसले से मुत्तफिक है, इसलिए अनिल साहनी को बाइज्जत रिहा किया जाता है। नीना, नीना, आज मैं कितनी खुश हूँ, तुमको नहीं मालूम। आज का दिन देखने के लिए मैंने भगवान से मन्नत मानी थी। भगवान से कह दिया था कि बस आज का दिन दिखा दो और जिंदगी के बाकी सब दिन ले लो। नीना, नीना। अनिल, अनिल, इतनी खुशी जान देकर भी किससे हासिल होती है। मैं गुनाहगार नहीं हूँ अनिल, लेकिन माफ जरूर कर देना जब चिता की आग मेरे जिस्म को जलाकर पवित्र बना चुकी हो। नहीं नीना, नीना, नीना,
नीना